स्रोतों के इस गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की एक बेहद जानी मानी हस्ती सामंथा रूथ प्रभु की। जी। उनकी यात्रा पर आज हम ध्यान देंगे। हमारे पास उनके जीवन, उनके करियर से जुड़े कई अंश हैं, इंटरव्यूज हैं, लेख हैं और उनके सार्वजनिक बयान भी शामिल हैं। हाँ। और देखिए, इन स्रोतों के जरिए हमारा मकसद सिर्फ उनके करियर के पड़ाव गिनना नहीं है ना? सही। बल्कि सामंथा की कहानी के मूल तत्वों को समझना है, उनकी साधारण शुरुआत, कैसे वो दक्षिण भारत की सबसे शक्तिशाली अभिनेत्रियों में से एक बनी, ये पूरा सफर। बिल्कुल। और हम खास तौर पर उनकी दृढ़ता, उनकी बदलती भूमिकाएं और सिनेमा के पर्दे से परे उनका जो प्रभाव बढ़ा है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। जी। ये सफर वाकई दिलचस्प है। सामंथा आज सिर्फ एक कामयाब अभिनेत्री ही नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए वो शक्ति, गरिमा और वो जो कभी हार न मानने वाला जज्बा होता है, हाँ, उसकी प्रतीक बन गई है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी शुरू होती है चेन्नई से, 28 अप्रैल 1987। एक मध्यम वर्गीय परिवार, पिता तेलुगु, माँ मलयाली। हाँ, और शुरुआती पढ़ाई होली एंजल स्कूल से, फिर सेंट एला मैरीज कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन। काफी सामान्य सी शुरुआत लगती है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन यही ना एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या? पता चलता है कि कॉलेज के दिनों में परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए अच्छा, उन्होंने मॉडलिंग शुरू की थी। ओह। शायद तब उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए उठाया गया ये कदम अनजाने में उन्हें किस चमचमाती दुनिया की तरफ ले जा रहा था। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। छोटे जरूरत धारित फैसले ही बड़े अफसरों के दरवाजे खोल देते हैं। सही कहा। और वो दरवाजा खुला 2010 में निर्देशक गौतम वासुदेव मेनन की तेलुगु रोमांटिक फिल्म ये माया चिस्वे। हाँ, ये उनकी पहली फिल्म थी। इसमें उन्होंने जेसी का किरदार निभाया, वो मलयाली ईसाई लड़की जो बाहर से सरल दिखती है पर अपने फैसलों पर अडिग रहती है। और क्या शानदार शुरुआत थी। पहली ही फिल्म, और वो भी गौतम मेनन जैसे स्थापित निर्देशक के साथ। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और सामंथा के अभिनय की बहुत तारीफ हुई। उनकी स्वाभाविकता, उनकी वो बोलती आंखें, हाँ, और जिस तरह से उन्होंने जेसी के किरदार की उलझनों और दृढ़ता को पर्दे पर उतारा, उसने दर्शकों को तुरंत जोड़ लिया। और उन्हें इसके लिए बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था ना? जी हाँ, सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का। पहली ही फिल्म से इंडस्ट्री और दर्शकों पर ऐसी छाप छोड़ना आसान नहीं होता। ये उनकी प्रतिभा का पहला स्पष्ट संकेत था। इस सफल आगाज के बाद उन्होंने तमिल में बाना काथाड़ी, तेलुगु में वृंदावनम, कुछ और फिल्में आई। हाँ, कुछ और फिल्में की। लेकिन ऐसा लगता है कि उनके करियर को असली उड़ान वो रफ्तार 2012 के आसपास मिली। क्या ये वो दौर था जब वो सिर्फ एक प्रॉमिसिंग न्यूकमर से आगे बढ़कर अपनी जगह बना रही थी? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। 2012 उनके करियर के लिए एक निर्णायक साल साबित हुआ। इस साल दो बहुत अलग तरह की फिल्में आईं जिन्होंने उनकी रेंज को स्थापित किया। अच्छा, कौन सी? पहली थी एस राजामौली की वो अनोखी फैंटेसी रिवेंज ड्रामा ईगा। ओह हाँ, ईगा, तमिल में नान ई, गजब फिल्म थी वो। हाँ, जिसमें वो एक ऐसी लड़की की भूमिका में थी जिसका प्रेमी मक्खी बन के बदला लेता है। ये कॉन्सेप्ट ही इतना अलग था। हाँ, और समांता ने उस भावनात्मक उतार चढ़ाव को बहुत अच्छे से निभाया था। बखूबी निभाया। और दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी गौतम मेनन की ही द्विभाषी फिल्म, तमिल में नीथाने एन पोनोवसंतम और तेलुगु में ये तो वेलिपो हिंदी मनसू। हाँ, इसमें उन्होंने स्कूल के दिनों से लेकर वयस्क होने तक के एक रिश्ते के अलग अलग चरणों को दिखाया। काफी जटिल भूमिका थी, बहुत, और इसके लिए उन्हें तमिल और तेलुगु दोनों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। एक ही साल में? हाँ, एक ही साल में, एक ही भूमिका के लिए 2 भाषाओं में ये पुरस्कार जीतना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वाकई इसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ क्यूट रोमांटिक किरदार ही नहीं, बल्कि भावनात्मक गहराई वाली भूमिकाएं भी उतनी ही शिद्दत से निभा सकती हैं। तो 2012 के बाद उनका ग्राफ तेजी से ऊपर गया। 2012 से 2019 तक का समय ये उनके करियर का सुनहरा दौर माना जाता है। हाँ बिल्कुल, जब वो तेलुगु और तमिल दोनों इंडस्ट्रीज पर छाई हुई थी और दक्षिण भारत की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गई। हाँ, और इस दौरान उनकी फिल्मों की लाइन लग गई थी। लेकिन सबसे खास बात थी उनकी बहुमुखी प्रतिभा जो खुलकर सामने आई। उन्होंने खुद को किसी एक इमेज में बनने नहीं दिया। बिल्कुल नहीं,
अगर 2013 में अतरिंट की दारिदी जैसी ब्लॉकबस्टर में वो एक पारंपरिक हीरोइन थी, हाँ, तो वहीं 2014 की मनम जैसी फिल्म में उन्होंने एक अलग तरह की ज्यादा भावनात्मक भूमिका निभाई। और फिर कत्ती भी थी 2014 में विजय के साथ। वो एक सामाजिक संदेश वाली बड़ी कमर्शियल फिल्म थी। हाँ, वो लगातार अपनी सीमाएं बढ़ा रही थी, नए तरह के रोल कर रही थी। और 2016 से 2019 के बीच की कुछ और महत्वपूर्ण फिल्मों का जिक्र मिलता है जिन्होंने उन्हें एक परफॉर्मर के तौर पर और मजबूती से स्थापित किया, जैसे विजय के साथ थीरी। हाँ, थेरी एक बड़ी एक्शन हिट थी। और सूर्या के साथ 24। ये दोनों बड़े स्टार्स के साथ बड़ी हिट फिल्में थी। हाँ, और 24 तो साइंस फिक्शन थ्रिलर थी, उसमें उनका डबल रोल भी था। ओ हाँ। लेकिन सिर्फ बड़ी कमर्शियल फिल्में ही नहीं, उन्होंने कंटेंट ओरिएंटेड भूमिकाएं भी चुनी, जैसे 2016 में ए। वो रोमांटिक कॉमेडी थी ना, सफल रही थी काफी। हाँ, बहुत सफल रही और उन्हें तेलुगु में फिर से फिल्म फेयर दिलाया। और फिर 2018 में महानटी। महस्टी, महान अभिनेत्री सावित्री की बायोपिक। उसमें समांथा का किरदार एक सूत्रधार जैसा था, लेकिन बहुत अहम था। बहुत अहम और यादगार। ये दिखाता है कि वो सिर्फ लीड रोल्स के पीछे नहीं भाग रही थीं, उनके लिए अच्छी कहानी का हिस्सा बनना ज्यादा जरूरी था। और शायद सबसे ज्यादा तारीफ उन्हें रंगस्थलम के लिए मिली। 2018 में आई थी रामचरण के साथ। हाँ, रंगस्थलम। उसमें उनका किरदार रमा लक्ष्मी बहुत अलग था। एकदम एक ठेठ ग्रामीण लड़की का किरदार, जिसकी अपनी आवाज, अपना अंदाज था, उनका लुक, उनकी बोली, सब कुछ उस दौर की ग्लैमरस हीरोइनों से एकदम हटकर था। आलोचकों और दर्शकों दोनों को बहुत पसंद आया था वो किरदार। बिल्कुल। इसने साबित किया कि सामंता सिर्फ शहरी या आधुनिक किरदारों में ही नहीं, बल्कि ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली जटिल भूमिकाओं में भी उतनी ही सहज और प्रभावी हो सकती हैं। ये उनकी एक्टिंग रेंज का एक और सबूत था। और फिर ओ बेबी भी आई 2019 में, वो फैंटेसी कॉमेडी। हाँ, जिसमें उन्होंने एक 70 साल की महिला का किरदार निभाया जो जादुई रूप से 20 साल की हो जाती है। उसमें कॉमेडी और इमोशन का संतुलन कमाल का था। तो ये वो दौर था जब उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि एक गंभीर, वर्सेटाइल कलाकार हैं जो किसी भी जॉनरा में फिट हो सकती हैं और फिल्म को अपने दम पर खींच सकती हैं। सही कहा। लेकिन जैसा अक्सर होता है मशहूर हस्तियों के साथ, करियर की इन ऊंचाइयों के साथ साथ उनका निजी जीवन भी लोगों की नजरों में रहा। हाँ, वो तो है। 2017 में उन्होंने अपने पहले को स्टार अभिनेता नागा चैतन्य से शादी की। ये जोड़ी चाइसैम के नाम से बहुत लोकप्रिय थी। हाँ, बहुत लोकप्रिय थे। फैंस उन्हें बहुत पसंद करते थे, एक पावर कपल माना जाता था उन्हें। उनकी शादी भी काफी धूमधाम से हुई थी। लेकिन फिर 2021 में, हाँ, 2021 में जब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने अलग होने की घोषणा की, तो ये उनके लाखों प्रशंसकों के लिए एक बड़ा झटका था। और उसके बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर अटकलों और चर्चाओं का जो दौर चला, वो किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति के लिए बेहद मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। लेकिन जिस गरिमा और शांति से समांथा ने उस पूरे दौर को संभाला, वो वाकई काबिले तारीफ था। उन्होंने अनावश्यक बयानबाजी से बचते हुए अपनी निजता बनाए रखने की कोशिश की। ये सच में एक कठिन दौर रहा होगा उनके लिए। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, इसी उथल-पुथल के बीच उनके जीवन में एक और अप्रत्याशित और गंभीर चुनौती आई। हाँ, उनके स्वास्थ्य को लेकर। अक्टूबर 2022 में समांथा ने खुद सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि उन्हें मायोसाइटिस नाम की एक दुर्लभ ऑटो इम्यून बीमारी का पता चला है। जी, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से मांसपेशियों पर हमला करने लगता है, जिससे कमजोरी, दर्द, थकान होती है। ये खबर उनके फैंस और इंडस्ट्री के लिए काफी चिंताजनक थी। हाँ, बहुत। उन्होंने इस बारे में काफी खुलकर बात की, अपने इलाज और संघर्ष के बारे में भी बताया। ये बहुत हिम्मत की बात है, खासकर जब आप इतने पब्लिक फिगर हों। यही बात सबसे महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से। उनका अपनी बीमारी और उससे जुड़े संघर्ष को सार्वजनिक रूप से साझा करना सिर्फ एक निजी अपडेट नहीं था। ये एक बहुत शक्तिशाली कदम था। हाँ, उस दौर में जब सेलिब्रिटी अक्सर अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, सामंथा का ये खुलापन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बना, खासकर उन लोगों के लिए जो खुद अदृश्य या पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने दिखाया कि बीमार होना या संघर्ष करना शर्म की बात नहीं है। बिल्कुल। और इसने भारत में स्वास्थ्य, खासकर ऑटो इम्यून बीमारियों जैसे कम समझे जाने वाले विषयों पर बातचीत को भी बढ़ावा दिया।
ये सिर्फ प्रेरणा नहीं, ये जागरूकता और सहानुभूति बढ़ाने वाला कदम था। और ये उनके व्यक्तित्व के उस पहलू से जुड़ता है जिसके बारे में वो अक्सर बात करती हैं, सशक्तता, आत्मनिर्भरता, आत्मप्रेम। हाँ। उनका एक कथन जो अक्सर सुनने में आता है, चाहे जिंदगी कितनी भी बार आपको तोड़े, आप हमेशा खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, उनके कामों में भी दिखती हैं। उन्होंने काफी पहले प्रत्यूषा सपोर्ट नाम का एक एनजीओ शुरू किया था। अच्छा, ये क्या करता है? ये संगठन मुख्य रूप से जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों को महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता, खासकर जीवन रक्षक सर्जरी वगैरह के लिए मदद मुहैया कराता है। ये सिर्फ दान देना नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बनाने में सक्रिय रूप से मदद करना है। ये उनकी सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है। इसके अलावा उन्होंने अपना फैशन ब्रांड साकी भी लॉन्च किया है। हाँ, साकी। इसका उद्देश्य है आधुनिक भारतीय महिलाओं के लिए स्टाइलिश लेकिन किफायती और सुलभ फैशन विकल्प देना। ये उनके उद्यमी पक्ष को दिखाता है। लेकिन इससे भी बढ़कर ये उनके इस विचार को पुष्ट करता है कि एक महिला की पहचान उसके काम, उसके प्रतिभा और उसकी अपनी शर्तों पर होनी चाहिए, न कि सिर्फ उसके रिश्तों या निजी परिस्थितियों से। वो लगातार इस बात पर जोर देती हैं कि वो एक अभिनेत्री हैं और उनका काम ही उनकी प्राथमिक पहचान है। सही कहा, ये आत्मनिर्भरता का एक मजबूत संदेश है। करियर में जोखिम लेने की बात करें तो 2021 में उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया डिजिटल दुनिया में। हाँ, Amazon प्राइम वीडियो की वो बेहद सफल और थोड़ी विवादित भी रही सीरीज द फैमिली मैन 2। उससे उन्होंने अपना OTT डेब्यू किया। और क्या धमाकेदार डेब्यू था वो। उन्होंने राजी का किरदार निभाया, एक श्रीलंकाई तमिल विद्रोही लड़ाका। वो किरदार उनके अब तक के किरदारों से बहुत अलग था, मतलब रोमांटिक या गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप नहीं। मीलों दूर। शारीरिक रूप से बहुत डिमांडिंग था, भावनात्मक रूप से जटिल और नैतिक रूप से ग्रे। ये उनके करियर का शायद सबसे बड़ा और साहसी प्रयोग था। हाँ, कई लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि समांता इस तरह की भूमिका चुनेंगी। बिल्कुल। और इस जोखिम का इनाम भी उन्हें भरपूर मिला। उनके प्रदर्शन को जबरदस्त सराहना मिली। हाँ, क्रिटिक्स और दर्शक दोनों हैरान थे कि उन्होंने कितनी सहजता और तीव्रता से राजी के किरदार को निभाया। और उन्हें इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा का फिल्म फेयर OTT अवार्ड भी मिला। जी हाँ, द फैमिली मैन 2 ने न सिर्फ उनकी अभिनय क्षमता की एक नई परत खोली, बल्कि ये भी साबित किया कि वो किसी एक भाषा या एक माध्यम तक सीमित नहीं है। वो मेन स्ट्रीम सिनेमा के साथ साथ OTT के नए और चुनौतीपूर्ण स्पेस में भी उतनी ही प्रभावी हो सकती हैं। ये उनकी अनुकूलनशीलता और एक कलाकार के तौर पर लगातार विकसित होने की इच्छा को दिखाता है। मायोसाइटिस के इलाज के लिए ब्रेक लेने के बाद उन्होंने धीरे धीरे काम पर वापसी की है। 2023-24 में उनकी फिल्में शकुंतलम, हाँ, और विजय देवरकोंडा के साथ खुशी रिलीज हुई। अब आगे क्या? उनके भविष्य की क्या दिशा दिख रही है? आने वाले प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा चर्चा तो वरुण धवन के साथ ग्लोबल स्पाई थ्रिलर सीरीज सिटाडेल का जो भारतीय अडेप्टेशन है, सिटाडेल हनी बनी, उसकी है। अच्छा, वो Amazon प्राइम पर आएगी। हाँ, ये एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि अब वो सिर्फ अभिनय से आगे बढ़कर सोच रही हैं। जैसे वो कंटेंट क्रिएशन, पॉडकास्टिंग, खासकर स्वास्थ्य और कल्याण पर केंद्रित, और प्रोडक्शन में भी कदम रख रही हैं। पता चला है कि वो ऐसी कहानियों पर काम करना चाहती हैं जो प्रेरणा दें, सशक्त करें और सकारात्मक सामाजिक बदलाव लाएं। तो ये उनके करियर का एक नया अध्याय हो सकता है, जहां वो सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि एक स्टोरी टेलर और निर्माता की भूमिका में होंगी। हाँ, ऐसा लग रहा है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो सामंता रूथ प्रभु की कहानी सिर्फ एक सफल अभिनेत्री की कहानी नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये कहानी है दृढ़ता की, लचीलेपन की, एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचना, फिर निजी जीवन में उथल-पुथल और एक गंभीर बीमारी का सामना करना, और उसके बाद फिर से उठ खड़े होना और अपनी शर्तों पर आगे बढ़ना। सही कहा। वो आज सिर्फ दक्षिण भारत की नहीं, बल्कि पूरे भारत में कई लोगों के लिए आधुनिक भारतीय नारीत्व का प्रतीक बन गई हैं। उनकी यात्रा ये दिखाती है कि सफलता का मतलब सिर्फ जीतना या दर्द से बचना नहीं होता, बल्कि गिरने के बाद उठने, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और उनके बावजूद आगे बढ़ने में है। और जिस तरह से वो आत्मविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य, आत्ममूल्य जैसे मुद्दों पर खुलकर बात करती हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर एक ऐसे समाज में जहां इन विषयों पर अक्सर पर्दा डाला जाता है। उनका एक और कथन है जो उनकी इस सोच को बखूबी बयान करता है और जिसका जिक्र भी मिलता है। मेरे पास जख्म है, पर मैं उन्हें गर्व से दिखाती हूँ
क्योंकि वे याद दिलाती हैं कि मैं जिंदा बची हूँ। वाह, ये लाइनें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये उनके अनुभव और उनके चरित्र की गहराई बताती हैं। ये याद दिलाती हैं कि बाहरी चमक दमक या प्रसिद्धि से कहीं ज्यादा स्थायी व्यक्ति की आंतरिक शक्ति और उसका चरित्र होता है। बिल्कुल, उनकी कहानी में कई परतें हैं। कलाकार का विकास, शोहरत की कीमत, निजी संघर्षों का सार्वजनिक प्रदर्शन और अपनी आवाज का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं। बल्कि प्रेरणा और बदलाव के लिए करना। हाँ, तो आज के इस विश्लेषण में हमने सामंता रूथ प्रभु की यात्रा के कई अहम पड़ावों को छुआ। मॉडलिंग से शुरुआत, सिनेमा में ऊंचाइयों तक पहुंचना, किरदारों में विविधता, निजी और स्वास्थ्य की चुनौतियों का सामना, डिजिटल दुनिया में कदम, और अब एक उद्यमी और प्रेरणा स्रोत के रूप में उनका उभरना। हाँ, और सामंता की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने को मजबूर करती है क्या? कि जब सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, अपनी कमजोरियों, अपने संघर्षों को इतनी ईमानदारी और साहस के साथ दुनिया के सामने रखते हैं, तो उसका समाज पर क्या असर पड़ता है? क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत प्रेरणा तक सीमित रहता है, या ये सहानुभूति, समझ और मुश्किल विषयों पर खुली बातचीत के लिए एक बड़ा दरवाजा खोलता है? ये सोचने वाली बात है। शायद ये पारदर्शिता और मानवीय कमजोरियों को स्वीकार करने का साहस आज के दौर में नायकत्व की एक नई परिभाषा गढ़ सकता है। एक विचार जिसके बारे में सोचते रहना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। उम्मीद है सामंता रूथ प्रभु की ये कहानी जानकारीपूर्ण और प्रेरक लगी होगी।